नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। सर ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और आते उन्होंने जो काम किया उससे ऐसा लग रहा है कि अपने साथ जो रामायण लेकर वो गए थे तो मंत्रा और केकई के जो किरदार है उनसे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं क्या? आते ही जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि जैसे ही तीसरी बार पीएम मोदी आएंगे सत्ता में, सबसे पहले योगी को अलग करेंगे और फिर बाद में अपनी बजाय वो शाह को पीएम बना देंगे, गारंटी कौन निभाएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल केकई और मंथरा की तरह ही आग लगाने वाली बातें कर रहे हैं वो। पर खुद को वो हनुमान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हनुमान जी की कृपा से रिलीज हुआ हूँ और हनुमान मंदिर सबसे पहले दर्शन करने गए। और मतलब कि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहता था, पर जिद पे इसलिए अड़ गया कि मुझे मेरे को सरकार नहीं चला देने के लिए इन्होंने जबरदस्ती मुझ पे केस किए, झूठे आरोप लगाए और मुझे अंदर भेज दिया। इसलिए मैंने जेल से ही सरकार चलाने का निश्चय किया। ये एक झूठी बात तो ये बोली उन्होंने। दूसरा ये बोला कि देश का सबसे ईमानदार वो है। और तीसरा उनका एम्बिशन एक मुझे दिखा है कि वो देश के 140 करोड़ लोगों से मदद मांग रहे हैं। मतलब फिर कहीं ना कहीं उनको प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काटा है। उनको ये लग रहा है कि अब मोदी की हालत खराब है, जैसा उनका यूट्यूबर्स हैं लेफ्ट लिबरल ग्रुप के, और कुछ अब हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। आज चंदा मिल गया तो दिन भर से आरती उन्हीं की उतारी जा रही है। बिल्कुल, तो वो सब देख के उनको थोड़ा मुगालता हो गया है कि अब तो मैं लाइमलाइट में आ गया हूं। वैसे सबसे बड़ा नुकसान होगा राहुल गांधी को। लाइमलाइट राहुल गांधी से हट जाएगी। 2 जून तक वो बराबर लाइमलाइट में रहेंगे। आज आपने देखा राहुल गांधी का कहीं कुछ दिखाया गया है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया गया सर। पर ये जो आते इन्होंने सर ये कहना शुरू कर दिया कि अब पीएम मोदी तो अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, वो तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही नहीं, वो तो शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। और ऐसे बोलते बोलते वो ये बोल गए कि वो तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे फिर शाह को गद्दी सौंप देंगे। और फिर अगले पल उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो ये कह दिया कि तीसरी बार आ रहे हैं पीएम मोदी, तो बोले अगर वो बनते हैं तो ये कौन सा ज्ञान प्राप्त करके आए हैं वो तिहाड़ जेल में? देखिए, इनके इस बयान का खंडन तो अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ही दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज शाम को और उसमें साफ साफ बोल दिया है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि 75 साल के बाद नहीं होंगे। कि हम तो बोल चुके हैं कि मोदी ही बनेंगे और राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि 2029 में भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और योगी और ये सब जो बातें बोल रहे हैं वो सिर्फ आपस में भिड़ाने की बातें हैं कि बीजेपी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, तो उनके वो जो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में लड़ाई हो जाए, अमित शाह का एम्बिशन जाग जाए, योगी जी का एम्बिशन जाग जाए कि भाई आते ही आपको 2 महीने बाद हटा देंगे। और फिर जैसे खट्टर का उन्होंने उदाहरण दिया कि खट्टर के साथ क्या किया है, ये इसी तरह से वो झूठे नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात वो और अच्छी बोल गए कि मोदी जी आते से ही जितने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं सबको भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर करेंगे। इसका मतलब वो मानते हैं कि जितने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो किया। बिल्कुल, वो तो मान के चल ही रहे सर। और वो तो ऐसे कहकर ममता बनर्जी को भी डरा रहे। बिल्कुल, ममता बनर्जी गिरफ्तार होगी, वो तो खुद बोल रहे हैं। और वैसे ममता बनर्जी ने उनको बंगाल में रैली करने के लिए बुलाया है। देखिए, ये पूरा इंडिया अलायंस अब इनको आगे रख के चलेगा। उनको लग रहा है कि ये शहीद है और इसको दिखा दिखा के हम कुछ वोट बटोर लेंगे। तो ये मान के चलिए कि हर जगह इनको न्योता आएगा रैली करने के लिए। उद्धव का भी शायद इनको न्योता मिल ही गया है, उद्धव ठाकरे का, कि महाराष्ट्र चाहिए। शरद पवार ने तो तारीफ कर ही दी है। तो एक एक करके अब राहुल गांधी बैकड्रॉप में चले जाएंगे और ये लाइमलाइट में आ जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा कांग्रेस को होगा इसमें। सबसे ज्यादा नुकसान सर बिल्कुल राहुल को होगा। आज दिन भर जैसा आप भी कह रहे हैं कहीं राहुल सच में नजर नहीं आए, कोई बयान नजर नहीं आया। सारे टीवी चैनल्स पर तो अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, हनुमान मंदिर गए सर। मंगलवार के दिन तो उनको राहत नहीं मिली, हालांकि वो बजरंग बली आज कर रहे थे। शुक्रवार के दिन ही उनको राहत मिली है,
तो उनको थोड़ी इनायत उस तरह भी फरमा देनी चाहिए थी, किसी मस्जिद का चक्कर भी काट लेना चाहिए था। उनका वोट बैंक तो वही है ले देकर, रोहिंग्या प्रेमी है वो। हाँ, निजामुद्दीन की दरगाह पे चादर चढ़ा के आ जाते। शुक्रवार का बड़ा मुकद्दस दिन था, सफेद कपड़ों में टोपी लगा के पहुंच जाते तो उनके भर भर के वोट मिल जाते दिल्ली में उनको। तो ये काम तो उनको करना था। आपका कहना बिल्कुल सही है कि शुक्रवार के दिन मिल रही है, और शुक्रवार तो वैसे शुक्राचार्य का माना जाता है दिन। शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे। अब आप इससे समझ जाइए कि किस दिन वो छोटे हैं और अरविंद केजरीवाल किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर केजरीवाल तो एक नई बात लेकर आया, वो बोल रहे हैं कि वैसे तो 24 घंटे होते हैं दिन में, लेकिन मैं 36 घंटे काम करूंगा। तो ये बाकी के घंटे कहां से आएंगे? नहीं तो वो तो IITN है ना। हाँ। IIT वालों के पास 1.5 अकल होती है, तो वो 12 घंटे उनको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इसीलिए वो उनको ये मुगालता हो गया कि मुझे 36 घंटे बोलने में कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। पर वो जानबूझ के बोले हैं कि भाई मैं IITN हूँ, और बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के पास तो सिर्फ 24 घंटे हैं, मैं IITN हूँ तो मेरे पास 36 घंटे हैं। और वो इंदिरा गांधी का भी डायलॉग दोहरा दिया उन्होंने कि मैं आखिरी रक्त की आखिरी बूंद तक देश के लिए काम करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। सर मेरा तन मन धन सब कुछ देश के लिए है, आखिरी खून तक लड़ूंगा, ये सब डायलॉग मतलब सिर, वो कहते हैं नाखून कटाकर वो शहीद बने हैं, और उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी हैं। कितना झूठ बोलेंगे सर वो लोगों से? मुझे लगता है जावेद अख्तर जो इन दिनों बेरोजगार हैं, उनको शायद रोजगार मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने डायलॉग लिखने के लिए उनको बोला, हायर कर लिया है। ऐसे डायलॉग पहले वो राजीव गांधी को भी देते रहे थे, और अब केजरीवाल को पकड़ा दिया है। मेरे ख्याल से तो वैसा ही लग रहा है, जावेद अख्तर के डायलॉग ये बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वो बड़ी अच्छी करते हैं। और एक बात तो है, जो ओरेटर है केजरीवाल, राहुल गांधी से कहीं लाख गुना बेहतर ओरेटर है। पब्लिक के दिमाग में कहीं ना कहीं संशय पैदा करने में तो सफल हो जाते हैं वो, और राहुल को लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। पर केजरीवाल जो कुछ कहते हैं उसका थोड़ा तो इम्पैक्ट होता ही है, नहीं तो दिल्ली में 2-2 बार चुन के नहीं आते वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन सर एक चीज, जो कल ये जब छूटे थे तिहाड़ जेल से, तो बहुत से ऐसे रिपोर्टर जो अलग अलग चैनल्स के लिए काम करते हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि इतनी भीड़ वहां पर नहीं थी जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये कहती है ना कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता हमारे साथ है, तो भाई उसमें से 50 लाख ही वहां पहुंच जाते, 10 लाख ही पहुंच जाते, दिल्ली की सड़कें तो वैसे ही जाम हो जाती। लेकिन सिर्फ इनके कुछ एक कार्यकर्ताओं के अलावा वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। और आज जो तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां थी, वो तो रैली थी, वहां पर भी ज्यादा। और उस रैली, बिल्कुल उस रैली में भी लोगों की संख्या बहुत कम थी। वो सिर्फ अपना जयकारा कराने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मोदी जी को जितना जी भर के गाली दे सकते थे वो उन्होंने दी है। अब किसी देश का तानाशाह उसके खिलाफ कुछ बोले और वो बोलने वाला निर्द्वंद घूमता रहे बिना रोक टोक के, ऐसा संभव है क्या? या तो ये चाइना की एक बार शेयर कर रहे हैं, या नॉर्थ कोरिया की, तो इनको थोड़ा समझ में आएगा कि तानाशाह क्या होता है। या रशिया में पुतिन से मिलके आ जाएं कि भाई हमको बता दो तानाशाह कैसा होता है। पर सर तानाशाह मोदी शाही खत्म करेंगे, ये डायलॉग तो कल संजय सिंह बोल रहे थे, आज ये भी स्टेज से बोल रहे थे। तो अगर तानाशाही होती इस देश में तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाते? संभव ही नहीं था। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आज जो मैंने सोशल मीडिया पे उच्चतम न्यायालय के खिलाफ जो रोष देखा है, मेरे जीवन में ऐसा आउटबर्स्ट मैंने किसी के खिलाफ नहीं देखा है। लोगों ने मतलब सारी हदें पार कर दी है। तो उनको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी सारी हदें पार कर देता है, एक कहावत है कि समुद्र जब अपनी सीमा रेखा छोड़ता है तो उसमें कचरा मिलता है। आपने देखा होगा समुद्र के जब आगे इधर आता है तो जितना तट पे कचरा पड़ा होता है वो सब उसके साथ चला जाता है। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमा खो दी, तो अब सारा कचरा आ गया, अब सुप्रीम कोर्ट को सारा झेलना चाहिए। और मुझे शर्म इसलिए भी आती है कि जजों को इतनी गाली पड़ रही। मेरे पिता खुद जज रहे हैं, और उस जमाने में जजों को इतने सम्मान से देखा जाता था कि किसी की हिम्मत जज साहब को कुछ बोलने की नहीं होती थी।
और आज तो ऐसे ऐसे विशेषण दिए जा रहे हैं कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो माननीयों से मेरा सादर निवेदन है कि सर थोड़ा अपनी इज्जत का ख्याल करें। लोग तो ये कह रहे हैं कि कद्दू कटा है और सब में बटा है। अब वो इशारा किस तरफ कर रहे हैं, सब समझदार के लिए इशारा काफी है कि बाहर से पैसा आया है, क्योंकि सुओ मोटो सारे संज्ञान जस्टिस खन्ना ने लिए हैं। बेचारे सोरेन को उन्होंने छोड़ा नहीं, सोरेन की उसको टाल दिया कि आप पहले हाईकोर्ट में ऑलरेडी किया है तो आप दूसरी बेंच में जाइए, हमारी बेंच में मत आइए। वो 13 मई के लिए उनकी सुनवाई की डेट रखी है, 13 मई को वोटिंग है झारखंड में। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा क्या उतावलापन था, ये लोगों के मन में संशय पैदा कर रहा है, शक पैदा कर रहा है, और लोगों को लगता है कि कहीं माता लक्ष्मी के दूतों का आदान प्रदान हुआ इधर से उधर। सर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मैं तो फिर कहूंगी कि माननीय है, जो फैसला माननीय करते सर आंखों पर है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं 95-96 में दिल्ली आई थी, तो भगवान दास रोड जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बगल में ही मेरा वर्किंग वुमेन हॉस्टल हुआ करता था। तो जब मैंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट को देखा था, तो मैं मतलब नतमस्तक हो गई थी कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये तो भगवान है, सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर तो भगवान है। तो आज मैं उस चीज को फील करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उस वक्त ऐसा सोचती थी, आज नहीं सोच रही हूँ, तो कुछ तो बदला होगा ना। मेरा जैसा इंसान जो शिमला जैसी छोटी सी जगह से दिल्ली आता है, वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे देख रहा था। तो आप सोचिए, आज मुझे लगता है कि उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजों पर सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्यों उठ रहे हैं? कुछ तो हुआ होगा ना, इसीलिए उठ रहे हैं। बिना आग के तो धुआं नहीं होता ना सर। बिल्कुल सही बात है। और एक्स चीफ जस्टिस वीएन खरे साहब ने आज बोला ही है कि जिसके पास पैसा हो वही कोर्ट में जाए, नहीं तो कोर्ट जाने की सोचे नहीं। अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अगर ये कह रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा है, उसी का उन्होंने खुलासा किया है कि ये हालत है कोर्ट्स की। सर सबसे बड़ा सवाल, जैसे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, मैं भी कल से यही सब देख रही हूँ, लेकिन हम जब आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर उन बातों का जिक्र करना भी लाजमी हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में यही सवाल है सर, कि हमने कल लाइव किया था, उस दौरान भी लोग यही सवाल पूछे थे, इस वक्त भी लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें भी यही सवाल पूछा जा रहा है कि अपने आप से अंतरिम जमानत क्यों दी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने? अरविंद केजरीवाल ने तो किसी भी तरह की जमानत मांगी नहीं थी, तो फिर क्यों? ये सवाल उठ रहा है सर, यही पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर। नहीं, और वो जो उन्होंने चैलेंज किया था अरविंद केजरीवाल ने कि मेरी गिरफ्तारी नाजायज है, तो अवैध है, हाँ वही नाजायज अवैध एक ही बात है, उर्दू का और उससे हिंदी के शब्द का फर्क है। अवैध है, तो अब इसको जमानत देके एक तरह से उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो वैध थी जो है गिरफ्तारी। कोर्ट ने तो ये प्रूव कर दिया इसका मतलब। और सोरेन को ये कहा गया कि आपने जो अर्जी लगाई है वो अप्रासंगिक है, हम डिस्पोज करते हैं इसको। तो ये दोनों में ऐसा क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पे इतनी मेहरबानी और सोरेन को बेचारे को धक्का खाने के लिए छोड़ दिया है? तो छोड़ना तो सोरेन को भी था। और आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अमृतपाल को भी कहा नामांकन भरने के लिए उसको इजाजत दी कि आप बाहर जाके नामांकन करें। इजाजत दी? तो ये नहीं दी है, मना कर दिया है कि आप जेल से ही नामांकन भरिए, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये सारा जो दिखाता है, और एक जो पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट है उसके डिसीजन देख लें आप, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन देख लें, तो फर्क समझ में आता है कि कहां ईमानदारी है और कहां बेईमानी है। जनता बेवकूफ नहीं है, ना अंधी है। आज वेस्ट बंगाल में जो जांच हो रही है वो हाई कोर्ट के कहने पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कभी सुओ मोटो लिया नहीं, आज तक सुओ मोटो कहीं नहीं लिया कि भाई पश्चिम बंगाल में इतना तांडव हो गया, हिंदुओं के खिलाफ इतने जुल्म हुए, बलात्कार हुए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया। और कहीं जहां बीजेपी शासित सरकार होती है तो उसके खिलाफ तो तत्काल खड़े हो जाते हैं। तो लोगों के मन में कहीं ये भावना आ गई है कि ये बीजेपी विरोधी हैं, कुछ डिसीजन इनके मुस्लिम लोगों के फेवर में गए हैं। आज भी एक आतंकवादी को छोड़ा गया, जमानत मिल गई उसको। सर अरविंद केजरीवाल ने भी तो आज अपनी वो तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो कहा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्राना किया, बड़ा धन्यवाद अदा किया, फिर ये भी कहा कि मैं तो कहता हूं कि हेमंत सोरेन को भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी।
अगर वो भी नहीं छोड़ते तो शायद बाहर होते, यही कहना चाह रहे थे वो। बिल्कुल यही कहना चाह रहे थे कि आप सीएम की कुर्सी पे रहते रहते आप मैनेज कर सकते थे, क्योंकि आप सीएम के से आप पद से आपने रिजाइन कर दिया, तब आप में वो मैनेजमेंट की ताकत बची नहीं। और भाई सबसे बड़ा तो ये मुझे आश्चर्य लगता है, एलजी से इन्होंने कहा है कि आप वकीलों की फीस भरें, दिल्ली सरकार के जो वकील थे, तो जब वकील के का फीस सरकार एलजी क्यों भरेंगे, दिल्ली सरकार क्यों भरेगी? केजरीवाल पे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, दिल्ली सरकार पे नहीं लगे हैं। तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के लिए या व्यक्तिगत अपराध के लिए सरकार फीस भरेगी, ये भी एक नया मतलब आप प्रेसिडेंट खड़ा कर रहे हो कि आप अपराध करो, सरकार के गले हो जाओ कि हमें मेरे वकीलों को फीस तो आप दीजिए। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं, वो एक ऐसी परंपरा क्रिएट करके जा रहे हैं कि आने वाले वर्षों में लोगों में विद्रोह की भावना खड़ी कर देगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। सर, आप जिस मामले की बात कर रहे हैं उसमें मैंने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड भी किया है। उसमें मजेदार पहलू पता क्या है, उसमें सिद्धार्थ दवे जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना से कहा कि हमारी जो फीस है उसको उसका भुगतान हो जाए, इसके लिए कोई ऑर्डर पास करिए, क्योंकि हम केंद्रीय सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो एलजी अड़ंगे लगा रहे हैं। तो उस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि पहले फीस क्लियर कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो वकील केजरीवाल सरकार को सू कर सकते हैं और साथ ही साथ एलजी को पार्टी बना सकते हैं। ये कहा उन्होंने, मतलब एक तरह से हड़का दिया या चेतावनी दे दी या धमकी दे दी कि अगर फीस नहीं चुकाई गई इन वकीलों की जो केजरीवाल एंड कंपनी के लिए लड़ रहे हैं, अगर इनकी फीस में अड़ंगा लगाते हैं एलजी, तो फिर तो वो सू कर सकते हैं केजरीवाल सरकार को और एलजी को पार्टी बना देंगे। ये मतलब कितने आश्चर्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसी वकील की फीस से क्या लेने देना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका हिस्सा बंधा हुआ कि भाई जब फीस आएगी उसमें से भी आपको कुछ मिलेगा? मैसेज तो यही जा रहा है। किसी जज का किसी अपराधी के वकील को फीस दिलवाने में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब तक कहीं मॉनेटरी गेन नहीं हो या पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं हो, तब तक जज साहब क्यों बोलेंगे कि आप अपने वकील को फीस दिलवाइए सरकार से? भाई कोई गवर्नमेंट लीडर तो केस लड़ नहीं रहा था, प्राइवेट वकील थे सारे। बिल्कुल सर, एक आंकड़ा है जो कि नवंबर 2023 में सामने आया था, जिसमें ये साफ है कि अभिषेक मनु सिंघवी को करीब करीब 19 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से। ये आंकड़ा नवंबर 2023 तक का है। अभी तो केजरीवाल के जो केस लड़े वो अलग हुआ, तो इतनी फीस तो उनको मिल चुकी है। एक और वकील है, उनको 5.5 करोड़ अदा किए गए हैं। और आप याद रखिए कि वो जो सत्येंद्र जैन थे सर, वो तो 9 महीने तक तिहाड़ जेल के अंदर रहकर भी मंत्री के पद पर थे, तो उनका केस भी तो सरकारी पैसे से लड़ा गया। तो ये तो मतलब अगर फीस ही देखी जाए तो वकीलों की फीस तो 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। मतलब रेवड़ी बांटी है इन्होंने सरकारी पैसे से। अपने अपराधों को छुपाने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। इस पे भी एक केस इनसे बनता है। और मुझे उम्मीद है कि अब जो भी सरकार आएगी कम से कम इसका संज्ञान लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अब लोगों का विश्वास उठ गया है कि कोई सुमोटो संज्ञान लेगा। और आज मैं पढ़ रहा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो G20 में कहीं भाग लेने जा रहे हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पे सलाह भी दी है उनको कि भाई साहब वहां जाके, हाँ ब्राजील जा रहे हैं, तो मैंने कहा वहां जाके ये सलाह मत दे देना कि प्रॉक्सी से सरकार कैसे चलती है और मतलब आप देश को कैसे बर्बाद कर सकते हैं अपने निर्णय से। सर, पर मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप आप पर हैं और पैसा आप किसका खर्च कर रहे हैं? दिल्ली की उस जनता का जो पैसा उनकी भलाई पर खर्च होना चाहिए था। आपको याद होगा RRTS नाम का जो प्रोजेक्ट था, उसको देने के लिए 415 करोड़ नहीं थे केजरीवाल सरकार के पास। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कितनी बार इनको वहां से फटकार पड़ी।
और वकीलों की फीस ये चाहेंगे कि सरकारी खजाने से मिले, उस फाइल पर एलजी दस्तखत कर दे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास वो फाइल जाए, वहां से भी दस्तखत हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं उनके वकील। वो मैंने तो सुना है कि अभी 550 करोड़ रुपए का चंदा कहीं से आया है बाहर से, सर कि भाई मोदी सरकार के खिलाफ आप जितना जोरों से अभियान चला सकते हो चलाइए। 550 करोड़ रुपया भी आया है। कहां से आया होगा सर? अभी तो उनको बड़ी सदाएं आ रही हैं पाकिस्तान से, पहले वो सदाएं आ रही थी राहुल गांधी के लिए, अब जैसे ही केजरीवाल बाहर निकले हैं तो पाकिस्तान ने उनकी तारीफों के भी पुल बांधने शुरू कर दिए हैं, वही फवाद चौधरी। तो अब मेरा ये कहना है सामान्य जन से कि आपको, हम लोगों को या मोदी जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी आंखों के सामने सारी फिल्म चल रही है। अब उस फिल्म में किसका क्या इंटरेस्ट है और पाकिस्तान का यहाँ राहुल गांधी जीते या केजरीवाल जीते, इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। मेरा प्रोजेक्ट अगर कहीं चल रहा है, मैंने पैसा लगाया, तो मुझे तो उस प्रोजेक्ट में पूरा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट मोदी हटाओ का पैसा जो आया है बाहर से आया हुआ है। सोरोस ने तो खुल के कहा है कि मैंने दिया है पैसा, अमेरिका ने दिया ही है। अमेरिका को जो भारत सरकार आंखें दिखा रही है, मोदी सरकार, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, उनकी दादागिरी नहीं चल रही है। तो ये सारे मिल के पैसों का तो इन्होंने बिल्कुल खजाना खोल दिया है कि आप जितना चाहे पैसा ले ले, पर मोदी को नहीं आना चाहिए। सर हमने जो कल लाइव किया था उसमें ये बात की थी ना कि किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो जर्मनी के पेट में दर्द हुई थी, अमेरिका में भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हुई थी, यूएन तक मामला पहुंच गया था। तो अरविंद केजरीवाल इतने खास क्यों है? हेमंत सोरेन भी तो गिरफ्तार हुए भ्रष्टाचार के मामले में, उनके लिए तो कोई नहीं रोया, उनके लिए तो अमेरिका, जर्मनी, यूएन से कोई मैसेज नहीं आया। अरविंद केजरीवाल खास क्यों है? मैगसेसे अवार्ड उनको मिला हुआ है, वो खास क्यों है? और मैगसेसे अवार्ड जो संस्था देती है उसको भी पैसा कहां से आता है? सोरोस की कंपनी से। हाँ, फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता है उनको अमेरिका से। फोर्ड फाउंडेशन भी उनको फंडिंग करती है, सोरोस की कंपनी करती है। और मैगसेसे पुरस्कार जितने लोगों को मिला है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। उन्होंने देश के विरुद्ध बोला है, हमारी सभ्यता के विरुद्ध बोला है, हमारी प्रगति के राह में जो जिन लोगों ने रोड़े अटकाए हैं उन सब लोगों को मैगसेसे पुरस्कार मिला है। वो रवीश कुमार हो, केजरीवाल हो, मेधा पाटकर हो, अरुंधति राय हो, ये सारे लोग देश को कैसे नीचा दिखाया जाए, देश की प्रगति में रोड़े कैसे अटकाए जाए, सारे काम यही करते रहे। तो उसकी तो, उस पुरस्कार की तो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। हर आदमी मानने लगा है कि ये सिर्फ जो लेफ्ट लिबरल ग्रुप है, जो देश की सरकारों को ढंग से नहीं चलने देना चाहते हैं। अमेरिका भी चाहता है कि मिलीजुली सरकार बने, कमजोर रहेगी तो हमारे दबाव में रहेगी। क्षेत्रीय पार्टियां भी चाहती हैं कि कमजोर सरकार रहे तो हमारी सुनवाई होती रहेगी, हम ब्लैकमेल करते रहेंगे। जैसे चंद्रबाबू नायडू ने अटल बिहारी जी के साथ कितनी ब्लैकमेलिंग करी थी, जयललिता ने पूरी ब्लैकमेलिंग की कोशिश की थी, और यूपीए ने तो 10 साल ये टोटली ब्लैकमेल होते रहे। डीएमके के हाथों सबसे ज्यादा तो डीएमके ने इनको ब्लैकमेल किया। तो ये जो कमजोर सरकार चाहते हैं, विपक्षी दल भी चाहते हैं, विदेशी शक्तियां भी चाहती है कि कमजोर सरकार रहे। तो हमारे जो हथियारों के सौदे हम करते थे वो सारे बंद हो गए। हमारी आर्मी ने कह दिया कि हमें बाहर से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारे हथियारों की आपूर्ति हमारे देश में ही हो सकती है। तो इतने सारे कारण हैं कि जिसके चलते सारी शक्तियां लगी हुई हैं कि मोदी जी को किसी भी तरह से हटाया जाए। सर आप ये देखो ना, एक दिन पहले राहुल गांधी तो लिख कर दे रहे थे, मैं लिख कर देता हूं कि पीएम मोदी तीसरी बार नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिए मुझसे, कहां लिखना है बताइए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और पीएम मोदी ने आज क्या कहा कि शहजादे की जितनी उम्र है उससे भी आधी सीटें आएंगी कांग्रेस को। तो मोदी जी तो जवाब देने में तो मोदी जी के कोई तोड़ ही नहीं है। वो जो विपक्षी उन पे हमले करते हैं उसका माकूल जवाब देते हैं कि दुश्मन भी तिलमिला जाता है। और राहुल गांधी ने तो 150, 180 सीटें, 200 सीटें बता रहा था। आज तो केजरीवाल ने 220, 230 बता दी कि भाई बीजेपी की आएगी। अगर 220, 230 सीटें आती है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी,
ये कैसे संभव है? अगर मेरे पास 230 सीटें हैं और मेरे पास ऐसे लोग हैं जो पूरी की पूरी सरकार पलट देते हैं, तो वो क्या उनके लिए कि 40-50 सांसद जुटाना कोई बहुत बड़ी बात रहेगी क्या? सर भाई आ तो मोदी जी के पूरे बहुमत से, पूर्ण बहुमत से, और मैं समझता हूं कि 330 से 350 के बीच में कहीं आके इनका आंकड़ा रुकेगा। सर एक चीज और, लिब्रांडो ने तो अभी से रोना शुरू कर दिया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि हर फेज के कंप्लीट होने के साथ एक दिन के बाद सारे आंकड़े आ जाना चाहिए सामने, ऑर्डर किया एक तरह से, और फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि सारे पत्रकारों को पता रहे कब कहां क्या हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि चुनाव आयोग जो आंकड़े हफ्ते भर बाद जारी करता है उनमें कहीं हेरफेर हो रहा है। मतलब रोना पहले से शुरू हो गया 4 जून से पहले। देखिए, इसका मतलब साफ है कि लिब्रांडुओं को जो ग्राउंड जीरो से खबरें मिल रही है उससे उनके कलेजे कांप रहे हैं कि मोदी फिर से आ रहे हैं और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में आ रहे हैं। और ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, इसको मैं ठरकी और बेवड़ा क्लब ऑफ इंडिया बोलता हूँ। सारे लेफ्ट विंगर बुड्ढे ठुड्ढे जो रिटायर हो गए हैं और जिनको कोई नहीं पूछता है, जो कांग्रेस के जमाने में जिनके घर क्रेट के क्रेट दारू पहुंच जाती थी और दुनिया भर का अय्याशियों का उनका सामान का इंतजाम किया जाता था, वो सारे लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठते हैं। मैं कितनी बार गया हूं, और वो लोग आधे तो उसमें से ऐसे होते हैं जो ढूंढते हैं कि आज मुफ्त की दारू कौन पिलाएगा। बड़े बड़े नाम हैं, पर अब वो नाम सिर्फ नाम रह गए हैं, तो वो ये सबसे पहले ढूंढते हैं कि आज मुफ्त की दारू कौन पिलाएगा। और जब मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ था, क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कोई नोट निकाला था कि भाई आप पत्रकारों पे जुल्म कर रहे हैं, प्रेस की आजादी का हनन कर रहे हैं? तब तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और ईवीएम पर या चुनाव में दखल देने का प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को कोई अधिकार नहीं है। वो किस अधिकार से ये पत्र लिख रहे हैं? सर आप ये सोचिए कि भारत टाइम्स की पत्रकार लड़की थी, उसके साथ जब चंडीगढ़ में हुआ था तब कुछ नहीं किया इन लोगों ने। फिर रिपब्लिक भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जो सालों पहले हुआ था तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं कहा था। ये तो सिर्फ एजेंडाधारी पत्रकारों की बात करते हैं ना। बिल्कुल, ये इनके लिए सिर्फ एजेंडाधारी पत्रकार ही महत्वपूर्ण रह गए हैं। बाकी इनको लगता है कि सब गोदी मीडिया के मेंबर हैं, इसलिए किसी हमको बोलना नहीं है। तो ये पत्रकारिता थोड़ी है, ये भड़ैती कर रहे हैं। पत्रकारिता तो इसको बोला ही नहीं जाता है। आप किसी के भाड़ बन के उसके गाने गा रहे हैं, उसके घर बाहर बैठ के ढोलक बजा के, और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है। सर ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से क्या सच में दिल्ली की 7 सीटों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार, दिल्ली की 7 सीटों पे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे फिर से, दो ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? और मेरे ख्याल से दिल्ली की जनता को इन 15 सालों में बहुत अच्छे से सबक मिल चुका है कि मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में उन्होंने क्या खो दिया है। और जहां तक देश का सवाल है, ये देश के लिए चुनाव हो रहे हैं, और देश के लिए तो दिल्ली में हमेशा प्रधानमंत्री मोदी मतलब अलग पार्टी को चुनते हैं और विधानसभा के लिए अलग चुनते हैं। ये पिछले 10 साल का हम ट्रेंड देख रहे हैं। तो 7 सीटें तो बिल्कुल आम तय है। और पंजाब में आपको लगता है कोई फायदा होगा क्योंकि वहां बीजेपी तो नहीं है? पंजाब में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, पर कांग्रेस को भारी नुकसान हो जाएगा। जो अभी तक कांग्रेस वहां पंजाब में लग रही थी कि कुछ गेन करेगी, वहां पर उसको झटका लगेगा। और ये आपको कंफर्म लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2 जून को वापस लौट जाएंगे तिहाड़ जेल, या बहानेबाजी होगी? आज उनके तेवर देखकर आपको लग रहा था कहीं से कि वो बीमार थे तिहाड़ जेल में, या उनकी 300 पार शुगर कभी गई भी होगी? बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। नहीं तो जेल प्रशासन ने खंडन भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, रोज बराबर जांच हो रही है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सहानुभूति लेने के लिए कि भाई देखो मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं। उनकी श्रीमती भी यही सभाओं में रोना रोती रही। आज तो कहीं से लग नहीं रहा था कि ये कहीं से बीमार है या इनकी शुगर डाउन है। जिस आदमी की शुगर डाउन हो जाती है उसकी हालत मैंने देखी कि क्या हो जाती है। ये सब बेवकूफी भरी बातें, लोगों को बेवकूफ बनाने के
लिए बोल रहे हैं, और इसका फर्क जनता पे कुछ असर होगा मुझे नहीं लगता है। ये पूरा हिंदुस्तान घूम लें राहुल गांधी की तरह, तो इनका भी वही हाल होगा कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा डाल। जहां जहां ये जाएंगे वहां वहां इंडी रॉयल्स का सफाया करते हुए चले आएंगे। सर लग तो यही रहा है, लेकिन अब तो उनको न्योते भी मिल गए हैं। उधर ममता बनर्जी भी कल्पी जा रही हैं कि आइए हमारे यहाँ रैलियां करें। उधर शरद पवार ने, जैसा आपने बताया, तारीफों के पुल बांधे। उद्धव ठाकरे पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं सर कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का सफाया किया है, बिल्कुल वैसा सफाया उनका भी कर सकते हैं उन इलाकों में। उन्हीं की जड़ें काटेंगे वो, तो उन पे ज्यादा भरोसा उनको करना नहीं चाहिए। लेकिन आपने सर समय निकाला, इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। जय भारत।